के कर से पहले 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट बना, 1884 में नया फैक्ट्री कमीशन बन गया और 1819 में बॉम्बे मिल एसोसिएशन बनी। और इन सारे इंसिडेंट के साथ साथ 1891 में फिर एक नया फैक्ट्री एक्ट बन गया, 1905 में प्राइवेट यूनियन बनी, 1907 में बॉम्बे पोस्टल यूनियन बनी, 1918 में 1919 में 1999 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसका भारत ओरिजिनल मेंबर है। आज आईएलओ के 192 देश मेंबर्स हैं और हमने 47 से ज़्यादा कन्वेंशंस आईएलओ के साइन किए हैं। आज पूरी दुनिया में हमारे यहाँ जितनी संख्या है वर्कर्स की, ये कहा जाता है कि लगभग 25% वर्कर्स पूरी दुनिया के भारत में रहते हैं और लगभग की है। और आज भी हम जो है लेबर लॉ के ऊपर इतना जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चूंकि भारत में ट्रेड यूनियंस भी बहुत हैं। लगभग 16,154 ट्रेड यूनियंस हैं, जिसमें 9 लाख से ज़्यादा लोग जो है मेंबर्स हैं। अब हुआ ये कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करते हुए ये कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस लेबर लॉज या और सारे लॉज जो है रीड आउट किए गए। उसी के कंटेस्ट में हमारे यहाँ जो है अब लेबर कोड बन गए। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी ट्रेड यूनियंस का बहुत महत्व रहा है। ट्रेड यूनियंस ने और लेबरर्स ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम रोल अदा किया और स्ट्राइक्स का भी बहुत अहम रोल रहा है। 1918 में एक स्ट्राइक होती है अहमदाबाद में, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक के नाम महात्मा गांधी खुद लीड कर रहे हैं। एक बबूल का पेड़ था, उसी के नीचे जाते थे और उस स्ट्राइक को लीड करते थे। चूंकि अब यहाँ भी एक एपिडेमिक डिजीज इन्वॉल्व थी। हुआ ये था कि अहमदाबाद में 1917 में प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तो जब मारे गए तो वर्कर्स की कमी हो गई। जब वर्कर्स की कमी हो गई तो मिल मालिक ने 70 से 80% तक बढ़ा दिया और ये कहा कि जो लोग बचे हुए हैं वो काम करेंगे और हमारे जो काम है वो प्रभावित नहीं होंगे। तो ये काम हो गया। इसके बाद जब प्लेग ख़त्म हो गया तो वर्कर्स को लगा कि अब तो बोनस ख़त्म हो जाएगा। जब बोनस ख़त्म होने की आशंका उनको रही तो उन्होंने फिर जो है स्ट्राइक शुरू कर दी और ये कहा कि जो है लगभग 50% की डीए में बढ़ोतरी की जाए। और गांधी जी ने इंटरवीन किया और मिल मालिक जो अमन लाल साराभाई थे उनसे बातचीत हुई, एक आर्बिट्रेशन तय हो गया और इस आर्बिट्रेशन में दोनों तरफ के लोग थे। डीएम साहब को एम्पायर बनाया गया। इसी बीच गांधी जी देश के बाहर चले गए। जब गांधी जी बाहर चले गए तो वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। जब वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो मिल मालिकों ने कहा कि अब कोई डीए और ये आर्बिट्रेशन जो है वो खत्म। जब गांधी जी देश से बाहर से वापस आए तब उनको इस बात का पता चला और फिर गांधी जी ने इंटरवीन किया। और गांधी जी ने इंटरवीन जब किया तो उन्होंने मिल मालिकों से बात की और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया गया, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को कैलकुलेट किया गया और फाइनली 16 मार्च 1918 को इनका जो है डीए के साथ इनकी जो वेजेज हैं बढ़ा दी गई। तो इस तरह से हिंदुस्तान में भी बहुत सारे जो है स्ट्राइक्स हुई हैं और स्ट्राइक्स के साथ साथ हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी एक ट्रेड यूनियन है। एक भारतीय मजदूर संघ जो कि भारतीय जनता पार्टी का
एक ट्रेड यूनियन है, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी ट्रेड यूनियंस हैं। अब हुआ ये 1999 सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन बना और ये कहा गया कि पूरे लेबर लॉ को, हम लोग जानते हैं लगभग 200 से ज़्यादा लेबर लॉ एक्ट हैं, और ये कहा गया कि इन सब को कोडिफाई कर दिया जाए। तो सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जून 2002 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी और ये कहा कि अब लेबर लॉ को कोडिफाई कर दिया जाएगा। तो इसी पर आज हमारे बीच में नए लेबर लॉ बन चुके हैं, लेकिन चूंकि अभी कुछ उनको लागू करने के लिए जो रेगुलेशंस और रूल्स बनाने होते हैं, लगभग 13 राज्यों ने रूल्स और रेगुलेशन बना दिए हैं, कुछ बाकी हैं, तो वो लागू हो जाएंगे। ये जो लेबर कोड्स बने हैं, ये 4 लेबर कोड्स बने हैं, जिसमें द कोड ऑन वेज 2019, नेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, तीसरा है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये सारे लेबर कोड्स बन के तैयार हैं। अभी जुलाई में इनको लागू किया जाना था, पर कुछ स्थितियां रही होंगी। अब कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर से लेबर कोड लागू हो जाएंगे, लेकिन बाद में भी एक प्रेस नोट आया कि लेबर मिनिस्ट्री ने कहा कि अभी इनके जो रेगुलेशंस हैं नहीं बनाए हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ी देर लगे। तो इसलिए जो है हमारे स्टूडेंट्स पुराना लेबर लॉ अभी तक पढ़ रहे हैं। जो लेबर लॉ आपके सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये तय किया कि ये ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट का टॉपिक आपके सामने रखा जाए डिस्कशन के लिए। इससे पहले कि इसको डिस्कस करें, एक बात और जान लेते हैं। देखिए, उसमें 4 बातों के ऊपर जोर दिया गया है। पहला है स्ट्राइक, दूसरा है लॉकआउट, तीसरा है ले ऑफ और चौथा है रिट्रेंचमेंट। तो ये 4 जो झगड़े, इनके जो डिस्प्यूट में बात होती है, और ये 4 झगड़े के अलावा कोई भी अगर झगड़ा है तो वर्कर्स का, तो फिर वो उस पर्टिकुलर एक्ट में चला जाता है। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट का कोई झगड़ा है तो फिर वो, या फैक्ट्री एक्ट का झगड़ा है तो वो दूसरी जगह सॉल्व होगा। तो ये 4 जो डिस्प्यूट्स हैं, जिनको डिस्प्यूट कहा गया, तो ये 4 डिस्प्यूट स्ट्राइक, लॉकआउट, ले जो है कवर करता है। और इसी के लिए, इन 4 डिस्प्यूट्स के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मशीनरी प्रोवाइड कराई गई है, जिससे कि ये डिस्प्यूट जो है इनको रिजॉल्व किया जा सके। हम रिलेशंस में जो है 3 कंपोनेंट होते हैं मेन। एक तो वर्कर्स या ट्रेड यूनियन, दूसरा जो है एम्प्लॉइज सॉरी एम्प्लॉयर्स, और तीसरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों के बीच कार्डियल रिलेशंस इस्टेब्लिश करने के लिए इन सारे जो जो डिस्प्यूट्स हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बात करता है। और ये एक्ट 1947 में पास हुआ। इससे पहले भी जो है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860 का था, इससे पहले ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का था, और उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1940 का था। तो ये सारे एक्ट इससे पहले बने हुए थे। और अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो एक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये इन्वेस्टिगेट करे अगर कोई प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें दोनों के बीच में, वर्कर्स के और एम्प्लॉयर्स के बीच में। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्ट्राइक क्या है, या लॉकआउट क्या है, या ले ऑफ क्या है, क्या ये रिट्रेंचमेंट क्या है।
तो पहली बात तो ये है कि स्ट्राइक का मतलब है सेसेशन ऑफ वर्क एट द इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज अगर काम को बंद करते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्ट्राइक है। और यही काम अगर एम्प्लॉयर कहता है, सेसेशन ऑफ वर्क एट इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयर अगर है तो हम कहते हैं कि ये लॉकआउट है। और ले ऑफ के बारे में हम कहते हैं कि अगर कोई वर्कर्स इंडस्ट्री में आए, 2 घंटे तक बैठे रहे और उनको कुछ काम नहीं मिला, तो हम उनको सैलरी देते हैं या एम्प्लॉयर जो है उनको सैलरी देता है, और वो सैलरी किस हिसाब से दी जाएगी उसका कैलकुलेशन आगे है। तो हम कहते हैं ये लाभ ऑफ है। का मतलब बस लेबर, जो भी सरप्लस लेबर है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके कुछ ग्राउंड हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कुछ मशीनरीज हैं। अब बात आती है स्ट्राइक। अगर हम स्ट्राइक को देखते हैं तो स्ट्राइक का मतलब ये है, स्ट्राइक जो है वो सेक्शन 2Q में दी गई है, और इसका मतलब ये है कि सेसेशन ऑफ वर्क बाय, कि अगर कोई झगड़ा है तो झगड़ा अगर पेंडिंग है आर्बिट्रेशन के सामने, कंसिलिएशन के सामने या लेबर कोर्ट में, तब जो है स्ट्राइक नहीं होगी। और दूसरी बात ये कही गई है, या कोई अवार्ड या कोई सेटलमेंट जो है वो फर्निश होने वाला है तो भी स्ट्राइक नहीं होगी। तो स्ट्राइक नहीं होगी क्यों? क्योंकि पहले आर्बिट्रेशन हो जाए या पहले कंसिलिएशन हो जाए या कोर्ट का कोई डिसीजन आए की नौबत नहीं आएगी। इसलिए हड़ताल जो है पहले नहीं होगी, पहले जो है सेटलमेंट होगा। और इसी का उल्टा जो है लॉकआउट है। लॉकआउट कौन करता है? लॉकआउट करता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कई बार कहता है कि वर्कर्स जो है वो बिना मतलब परेशान कर रहे हैं, और तब वो जो है फैक्ट्री में ताला लगा देता है और लॉकआउट कर देता है। अब देखिए दोनों में अगर स्ट्राइक लीगल होगी तो वेज मिलेंगे, और अगर स्ट्राइक या फाइन भी होगा 50 रुपये पर डे का, और जो है सजा भी होगी। इसी तरह से अगर लॉकआउट लीगल है तो फिर बेज नहीं मिलेगा, और लॉकआउट इलीगल है तो फिर बेज मिलेगा। तो स्ट्राइक और लॉकआउट ये एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट हैं। अब एक बात आती है कि स्ट्राइक जो है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में अगर करनी है तो फिर आपको 14 दिन का नोटिस देना होगा, और 14 दिन का नोट के अंदर आपको स्ट्राइक शुरू करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें कि मान लो 1 अप्रैल को कोई नोटिस दिया गया स्ट्राइक के लिए, तो 15 अप्रैल से पहले हमें स्ट्राइक शुरू कर देनी है। और ये स्ट्राइक एक बार शुरू हो जाए फिर चाहे वो 10 साल चले, वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन स्ट्राइक को शुरू करने के लिए तीसरे हफ्ते से जो छठा वीक है उसके बीच में आपकी स्ट्राइक शुरू हो जानी चाहिए। और इसमें अगर स्ट्राइक की नोटिस दी गई है तो फिर वर्कमैन ने अगर जो नोटिस दी है एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर 5 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी सूचना दे देगा। इसका कारण ये है कि अगर 5 दिन के अंदर मामला सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लिया जाए, और स्ट्राइक ना हो तो अच्छी बात है। तो अब स्ट्राइक के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि गो स्लो स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक है, सिट डाउन स्ट्राइक है, या पेन डाउन स्ट्राइक है, या टूल डाउन जिसमें कि वर्कर्स जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे, वो अपने कोई औजार जो है उनको नहीं उठाएंगे, या कोई पेन, बैंक्स में हम लोगों ने देखा है कि बैंक्स खुले रहते हैं, वर्कर्स जाते हैं और वापस चले आते हैं। हंगर स्ट्राइक हम लोग जानते हैं। सिंपैथेटिक स्ट्राइक भी है। सिंपैथेटिक स्ट्राइक का मतलब ये है कि वर्कर्स आपके सिंपैथी में दूसरे इंडस्ट्री के वर्कर्स भी स्ट्राइक माना गया। और ये भारत शुगर मिल्स वर्सेस जयसिंह का केस है जिसमें इसको स्ट्राइक नहीं माना गया।
तो ये स्ट्राइक के बारे में थोड़ी सी बात हो गई हम लोगों की। अब हम लोग देखते हैं कि ये ले ऑफ क्या है। तो ले ऑफ को जानने से पहले हमको ये भी जानना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि ये सारे डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। और फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, ये में दी गई है। इसको बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस राजप्पा एंड अदर्स के केस में इसको डिफाइन किया गया, और ये केस जो है 1978 का है। इसमें कहा गया कि बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन या और कोई प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल जो भी बिजनेस है वो इंडस्ट्री है। लेकिन इसमें ये चार चीज़ें नहीं आएंगी। हाईवे, कम्युनिकेशन जिसमें पोस्टल और टेलीकॉम दोनों है, पांच चीज़ें जो है इसमें नहीं आएंगी। बाकी जो इंडस्ट्री हैं वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएंगी। और एक बात हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयर हमेशा ये देखता है कि अगर वो ये साबित कर दे कि ये कोई भी डिस्प्यूट, अगर वो साबित कर दे कि जहाँ ये वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आती, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो ये साबित कर दे कि ये डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, तो फिर जो है आगे बात नहीं बढ़ेगी। सेक्शन 2 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करता है, और ये कहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, तो हम कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। और ये उन चार चीज़ों से रिलेटेड हो, यानी स्ट्राइक से हो, लेआउट से हो, लॉकआउट से हो, ले ऑफ से हो, रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड हो, तो हम कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरफ आते हैं। और ले ऑफ जो है इसको हिंदी में जबरी छुट्टी कहा गया, और इंग्लिश में ले ऑफ कहा गया, और रिट्रेंचमेंट को जो है छटनी कहा गया। हमने देखा कोविड-19 में बहुत सारे वर्कर्स जो है वो उनको रिट्रेंच किया गया, और या तो उनको ले ऑफ किया गया। तो ले ऑफ का मतलब ये है कि मान लो आ, आप कि उससे ज़्यादा भी होंगे, तो उनको कुछ दिन की 5-5 दिन की छुट्टी दे दी गई। 5 दिन अगला गया, एक व्यक्ति आया, 5 दिन एक व्यक्ति आया, तो जो नहीं आया उसको भी सैलरी दी गई। तो इसका मतलब आया और आपने इंडस्ट्री में उसको काम नहीं दिया, और काम किस वजह से नहीं दिया, वो 5 बातें हैं। पहली बात है कि स्टोरेज ऑफ कोल या पावर या रॉ मटेरियल नहीं है, इसकी वजह से हमने कहा कि आप आइए, वर्कर्स जो है वो आए और बैठे रहे और उनको काम नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि एक्मुलेशन ऑफ स्टॉक हो गया, कि बहुत सारा जो है प्रोडक्शन हो गया है और उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से भी हम जो है ले ऑफ करते हैं। तीसरा कारण इसका है कि मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, कोई मशीनरी खराब हो गई, अब वो जो है हिंदुस्तान में बनती है तो जाएगी, उसमें जो समय लगेगा, या हिंदुस्तान के बाहर बनती है तो उसमें समय लगेगा 15 दिन या 20 दिन, तब तक वो वर्कर्स जो है उनको कोई काम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है वेजेस देना पड़ेगा। तीसरा है कि कोई नेचुरल क्लाइमिटी हो गई, कोई बाढ़ आ गई, कोई जैसे कोविड-19 एक नेचुरल क्लाइमिटी था, जिसमें वर्कर्स ने अपने घर होम वर्क टू होम किया और उनको इसी तरह से जो पांचवी बात है वो है एनी अदर हो सकता है, जिसको जैसे कि किसी एम्प्लॉयर के फादर की डेथ हो गई। अब एम्प्लॉयर के फादर की डेथ हो गई तो फिर काम नहीं होगा फैक्ट्री में, तो अब जो है उसको जो है ले ऑफ का कंपनसेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये कहा गया कि ले ऑफ मीन्स द फेल्योर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी of an employer to give employment those and master rule has has not been retrenched. So temporary termination of employees from employment due to shortage of coal,
पावर्स और मटेरियल, एक्युमुलेशन ऑफ स्टॉक, मशीनरी ब्रेकडाउन, नेचुरल कैलेमिटी या कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से उन वर्कर्स को काम नहीं मिला। अब एक बार ये काम नहीं मिला तो फिर आपको कंपनसेशन देना होगा। तो कंपनसेशन देना होगा, तो अगर 50 से कम वर्कर हैं किसी इंडस्ट्री में तो फिर उनको 100% सैलरी देनी होगी, और 50 से ज़्यादा हैं, 100 से कम है तो उनको 50% सैलरी देनी होगी, और 100 से अगर ऊपर हैं तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि किस तरह से इनको जो है सैलरी दी जाए और किस तरह से इनको जो है ले ऑफ का प्रोसेस एप्लीकेबल हो इसके ऊपर। तो ये ले ऑफ के बारे में ये सारी बातें हैं। अब जो है ले ऑफ के बारे में सेक्शन 25E, नेक्स्ट स्लाइड करिए। 25E ये बात करता है, ये बात करता है कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में ये तीन तरह के इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं जहां ले ऑफ नहीं होगा। पहला तो ये है कि 100 से ज़्यादा जो अमेंडमेंट के बाद आया, और वो वर्कर्स जो है वो ऑन एवरेज पर वर्किंग डे एम्प्लॉयड हैं और उन्होंने उस प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में काम नहीं किया। दूसरा ये है कि विच आर ऑफ सीजनल वर्कर्स, माने ऐसे वर्कर्स जो सीजन में आते हैं और चले जाते हैं, तो फिर इनके लिए ले ऑफ का कोई प्रोविजन नहीं है। तीसरा ये है कि चैप्टर 5B में कुछ बातें दी गई हैं जैसे कि इसके इनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चैप्टर 5B जो है वो ये कहता है कि फैक्ट्री एक्ट में जो वर्कर्स हैं या जो माइंस में लगे हुए हैं या जो प्लांटेशंस में लगे हुए हैं उनके लिए उन्हीं एक्ट में प्रोविजंस हैं, तो इनका ले ऑफ जो है यहाँ नहीं होगा। और इसके बाद जो बात आती है वो है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर है कि इस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को सीजनल वर्कर्स में या वर्कर्स पर जो है उसमें जो है कन्वर्ट कर दे। इसके बाद बात आती है कि ये जो डेफिनीशन है उसमें कहा गया कि जो ले ऑफ है उन्हीं को दिया जाएगा ले ऑफ का कंपनसेशन जिनकी सर्विस कंटिन्यू रही हो। अब कंटिन्यू सर्विस का मतलब ये है कि उनकी सेवा जो है उसमें कोई बीच में रुकावट नहीं आई हो और वो कंटिन्यू चलती रही हो, और अगर सर्विस बीच में इंटरप्ट भी हुई है तो उसका कुछ कारण रहा हो, और ये कारण यहाँ पे बताए गए हैं सेक्शन 25B में। कुछ कारण बताए गए हैं जिनको अनइंटरप्टेड सर्विस ही माना जाएगा। इंटरप्टेड सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ये 4-5 जो रीजंस दिए गए हैं इनकी वजह से अगर कोई वर्कर्स की जो है वो सेवा में रुकावट आती है तभी ये माना जाएगा कि उसकी सर्विस जो है कंटिन्यूअस है। तो पहली बात है कि कोई वर्कर बीमार हो गया, सिकनेस है उसको। नेक्स्ट स्लाइड करिए। या ऑथराइज्ड लीव किसी ने ले रखी, और नेक्स्ट करिए। ऑथराइज्ड लीव ले रखी है किसी ने, या कोई किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, और नेक्स्ट करिए। या किसी स्ट्राइक में जो कि इलीगल नहीं है, हाँ ठीक है, यही किसी स्ट्राइक में कुछ लोग गए हुए हैं, कुछ वर्कर्स जो कि इलीगल नहीं है, माने लीगल स्ट्राइक है। तो लीगल स्ट्राइक में कोई अगर गया हुआ है तो ये माना जाएगा कि उसकी सर्विस जो है वो अनइंटरप्टेड है। या कोई लॉकआउट हुआ है जिसमें एम्प्लॉयर ने खुद तालाबंदी की है, तो जब एम्प्लॉयर ने खुद तालाबंदी की है तो एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि उसकी सर्विस जो है वो कंटिन्यू नहीं। और लास्ट बात ये है कि सेसेशन ऑफ वर्क दैट इज नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कमैन, वर्कमैन की तरफ से कोई गलती नहीं की गई है। तो इन सारे कारणों से अगर कोई वर्कर अपनी सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो भी माना जाएगा कि वो सर्विस कंटिन्यू है। और इसके बाद इसमें ये भी कहा गया कि ये 2 कंडीशंस और फॉलो होनी चाहिए जिसके बाद जो है हम लोग उनको कंपनसेशन दें। नेक्स्ट स्लाइड करिए। जिसमें कहा गया कि अगर एम्प्लॉय कोई वर्कर जो है वो
12 महीने तक कहीं एम्प्लॉयड है, जब कैलकुलेशन किया जा रहा है इसका, जब कैलकुलेशन हो रहा है किस तरह से इनको ले ऑफ का जो है कंपनसेशन देना है। और तो उसमें जो दूसरी बात है वो ये कह रहा है कि 12 मंथ में अगर कोई ग्राउंड के अंदर एम्प्लॉयड है, माने जो माइंस में काम कर रहे हैं वो उन्होंने 190 दिन तक काम किया हो, और जो माइंस से बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने 240 दिन तक अगर काम किया है, तो ये माना जाएगा कि उनकी सर्विस कंटिन्यू रही है, और फिर वो जो है ले ऑफ के कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें एक बात और भी है, इसमें ये कहा गया कि संडे या कोई वेतन के साथ कोई अवकाश है तो उसको भी जोड़ा जाएगा। और ये बात छगनलाल वर्सेस पंचायत समिति के केस में डिसाइड हुई थी। राजस्थान का केस है 1999 का। इस केस में ये बात डिसाइड हुई थी कि संडे को भी इसमें गिना जाएगा, और अगर कोई वैतनिक अवकाश है इसको भी गिना जाएगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद बात आती है कि राइट ऑफ वर्कमैन किस तरह से लेड ऑफ किया जाएगा, उनका कंपनसेशन का जो राइट है वो किस तरह से होगा। तो इसके लिए उनको, माने ये सेक्शन 25C, ये नेक्स्ट करिए, मेथड बताता है कि किस तरह से कंपनसेशन को जो है कैलकुलेट किया जाएगा और कब कब जो है कंपनसेशन मिलेगा। तो इसमें पहली बात ये है कि वो वर्कर जिसको कंपनसेशन का राइट मिलेगा वो बदली वर्कर नहीं होना चाहिए और कैजुअल वर्कर नहीं होना चाहिए। बदली वर्कर का मतलब होता है कि एक वर्कर जो काम कर रहा है और वो छुट्टी पे चला गया, उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्कर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये बदली वर्कर है। और कैजुअल वर्कर का मतलब जानते हैं हम लोग कि जो मास्टर रोल में जिनका नाम नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि आ, उस वर्कमैन का नाम मास्टर रोल में होना चाहिए, उस एस्टेब्लिशमेंट के मास्टर रोल में उस वर्कर का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट करिए स्लाइड। और तीसरी बात ये है कि उसकी कंटिन्यूअस सर्विस रही हो 1 साल तक। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सेक्शन 25B में। तो ये 3 शर्तें अगर कोई वर्कर पूरी करता है, बिफोर एनी क्लेम वर्कमैन हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। जब भी कोई क्लेम करेगा वो कंपनसेशन का, ले ऑफ के, तो फिर ये 3 कंडीशंस उसको पूरा करना चाहिए। पहला तो बदली या कैजुअल वर्कर नहीं होगा, दूसरा उसका नाम मास्टर रोल में होना चाहिए, तीसरा उसकी कंटिन्यूअस सर्विस 1 साल की रही है। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में ले ऑफ कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होगा इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जब कैलकुलेशन होगा कंपनसेशन का, तो उसमें सेक्शन 2K और सेक्शन 25C, इसकी ये दोनों जो है सेक्शन को पूरा किया गया हो, तभी ले ऑफ का कंपनसेशन जो है उस वर्कर्स को मिलेगा। और ले ऑफ का कंपनसेशन जो है 12 मंथ में 45 दिन का दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। अगर इससे ज़्यादा कंपनसेशन देना है तो फिर एम्प्लॉयर के पास 2 रास्ते हैं, 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता वो चुन सकता है। एक रास्ता तो है, नेक्स्ट स्लाइड करिए। एक रास्ता ये है कि वो जो ले ऑफ का जो कंपनसेशन है उसको सब्सिक्वेंटली बढ़ाता रहे 45 दिन के बाद भी। और दूसरा ये रास्ता हो सकता है कि वो ले ऑफ की जगह उस वर्कर को रिट्रेंच कर दे, और रिट्रेंच करेगा तो फिर उसको रिट्रेंचमेंट का भी जो कंपनसेशन है वो देना होगा, और जो ले ऑफ का कंपनसेशन है वो भी देना होगा। दोनों कंपनसेशन देने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसको एडजस्ट कर दे। मान लीजिए किसी कंपनी में किसी को जो है वो ले ऑफ का कंपनसेशन 10,000 रुपये मिल रहा है, अब उसको जो है आगे भी कंपनसेशन उसका कैलकुलेट हो रहा है, तो फिर वो एम्प्लॉयर ने क्या किया, उस कंपनसेशन को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट किया, और उस कैलकुलेशन में उसको 60,000 रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन मिला। तो फिर वो एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता है कि 50,000 वो 60,000 से 10,000 कम कर लो और 50,000 ले लो, ऐसा नहीं होगा। दोनों कंपनसेशन उसको देने होंगे। तो इस तरह से अगर कंपनसेशन
45 दिन से ज़्यादा देना है। हेलो। आवाज तो किसी का। आवाज आ नहीं रही है। धर्मेंद्र सर, आवाज नहीं आ रही एकदम। देखिए कहाँ से मीन सर। गड़बड़ कर रहा है।
जी सर, आवाज नहीं आ रही सर, अभी बस आ सर रही है यू आर कुछ। नॉट ऑडिबल सर। अरे जी सर। धर्मेंद्र सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। जी सर, धर्मेंद्र हमको सर भी। की आवाज गायब हो गई है। जी सर। शायद धर्मेंद्र सर मीटिंग से लीव हो चुके हैं। हम्म देखना पड़ेगा। नेटवर्क इशू है क्या उनके यहाँ कुछ? सर वो रीज्वाइन कर रहे हैं। हाँ धर्मेंद्र सर रिज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हेलो। धर्मेंद्र सर बस हाँ वो लीव कर गए हैं, फिर ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ नेटवर्क इशू है क्या सर? यही प्रॉब्लम है, नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है। धर्मेंद्र सर नेटवर्क में नहीं है। हाँ कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन तो हो गए सर। म्यूट करिए सर। धर्मेंद्र सर ज्वाइन नहीं है धर्मेंद्र सर, वो ऑडियो वीडियो दोनों गायब है। ये नीचे सबसे है तो चाहे मोबाइल हाँ का देखिए, ऑन उसके करो। दाहिने देखिए, ऑडियो और वीडियो दोनों का ऑप्शन हाँ नहीं आ कुछ रहा है। है नहीं। हाँ, वो नेटवर्क में रह नहीं रहे। नेटवर्क इशू ही सर है। कॉल करके बोलिए कि रिज्वाइन कर लें। हम्म। तो एक बार रिज्वाइन करने के लिए बोल दीजिएगा, रिज्वाइन करने के लिए। अरे वो कोशिश कर रहे हैं। जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा वेट करिए।
बंद कर दे मीटिंग से भाग गए। तुम्हें पता ना मोबाइल में दे रहा है। अरे यार मतलब कैसे है? लगी है ना, फिर लगी रहा है अभी तो और लोग क्या। म्यूट रखें अपना। सर बस आ रहे हैं। वो धर्मेंद्र सर कह रहे हैं कि अभी हम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क से हम चले गए, बार बार प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 जगह हमने ज्वाइन किया था, दोनों जगह से कट गया, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। सादिक सर, जी बोलिए। सर इन लोगों को तब तक बताइए, इंटरनल के बारे में कुछ बता दीजिए जब तक ज्वाइन हो रहे हैं सर। हेलो हेलो एम आई ऑडिबल? यस सर, इको कर रही थोड़ा आवाज। जा रही है? अच्छा, इको कर रही है। अब देखिए ठीक है? जी 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 सर। Very good. The duration in which Dr. Dharmendra sir is absent or out of network area, I want to engage my all audience in the form of my students, beloved students and staff, faculty members, and I want to point out one very important question of human rights. So far as the literal meaning of human rights, एको हो रहा है। human right means the right which is being granted to a person only due to one reason, that a person is being, he or he is being born as a human being. Only due to one reason, all the rights are being enjoyed by any individual. So far as in Indian context the discussion is concerned, our country is not working or getting the proper response or the adequate response from our National Human Rights Commission or as well as the State Human Rights Commission. Am I audible? Hello? Yes sir, yes sir. Okay. It has only one reason, that our National Human Rights Commission don't have any power to take any adverse action against any individual who is violating the human rights. There are a number of cases every day which are happening in the form of gang rape, in the form of molestation, in the form of domestic violence, in the form of human trafficking, and in so many forms. But they are being reported by the National Human Rights Commission towards the government, but Human Rights Commission cannot take any direct action towards that individual, towards that violator. So this is a point of or question of concern for all of us, because our enforcement agencies, or you can say the law enforcement agencies in the form of police, in the form of other forces, they are not very much acquainted towards the human rights values. It is also a very big problem for all of us. हमारी जो पुलिस है, हमारी जो और ऑर्गेनाइज एजेंसीज हैं, वो पूरी तरीके से ह्यूमन राइट वैल्यूज के बारे में ना तो उन्होंने पढ़ा है और ना वो जानते हैं. Neither
on behalf of the government, on behalf of the state, any positive effort is being made to make them aware and to make them competent towards to follow the values and tenets of human rights. In this direction, we have to look into regarding the efforts of the state. Number of occasions you will get that the inhuman treatment is being done against the pupil without following any human right values. So that is the grim situation, and it should be ameliorated by our efforts. So far as the international human right is concerned, it has no norms, no regulations, no जिसको कहना चाहिए कि set pattern of observation, because if you will try to see in Ukraine or if you would like to see in Russia right now or in Gaza or Lebanon, gross violation of human rights is taking place, and neither international human rights organizations nor our United Nations nor Security Council is doing anything in this regard. Who will be responsible for such innocent killings, for such innocent people's human right violation? So some responsibility should be taken, should be given at global level to someone. Still, there is no remedy is provided or is available to those human right aggrieved persons. So far as the question of government machineries are concerned, they don't have the adequate tools, they don't have the adequate infrastructure to meet out the problem. First of all, we have to look into this question, and तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि आप जब तक कि आपके पास प्रॉपर या एडिक्वेट या सफिशिएंट मींस नहीं होंगे, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर तो लेंगे, लेकिन यू कैन नॉट गिव द परमानेंट रेमेडी टू दैट situation or to the people who are aggrieved or who are suffering from such violations. Anyway, with these words, I am giving you 4 or 5 points over the problem, over the human rights problem. Think over it and think about the solution. With these words, I want to conclude my say, and I am also paying my sincere gratitude to my all audience and to Dr. Dharmendra sir for giving or delivering his very academic lecture to all of us, and I am also thankful to mental health organization who was making the coordination with us in delivering this lecture. The name of the organization is National Institute of Higher Education, NIHE. So with these words, I want to conclude my lecture, my submission. Thank you very much. Now I am requesting to leave the meeting to all the people right now. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Ms. Purti Sharma to deliver the vote of thanks. Am I audible? Yes, you are. Thank you so much, Sayada, for inviting me and for giving such great welcome wishes to everyone. Good evening, everyone. Myself, Purti Sharma, and it is my honor and privilege to extend a vote of thanks. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to our Honorable Principal in Charge, Faculty of Law, Shia PG College, Dr. Sadiq Hussain sir, for graciously taking time out of your busy schedule to join us. Your presence has truly enriched our gathering. I would also like to thank our esteemed speaker, Dr. Dharmendra Kumar sir, for delivering an informative and engaging session that has left all of us enlightened.
Lastly, I extend heartfelt thanks to each and every one of our attendees for being a wonderful audience. Your active participation have made this event a resounding success. Once again, thank you all. We look forward to your continued support and participation in our future endeavors. And also, the next session is just around the corner, so keep the enthusiasm high. Thank you so much, everybody, for joining in. Okay, bye. Thank you. Bye bye.